बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 9 दैट इज एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज और इसको हम कवर करेंगे डाटा टाइप्स ऑनवर्ड्स कंप्लीट। जो टॉपिक्स इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे उनमें हमारे पास ऑपरेटर्स इन सी और ऑपरेटर्स के अंदर हम डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और ऑपरेटर्स को डिस्कस करने के बाद हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को स्टडी करेंगे, फिर एक्सप्रेशन, कमेंट्स एंड एट द एंड वी विल स्टडी टाइप कास्टिंग। ऑपरेटर्स इन सी, ये डाटा के ऊपर सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और सी के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिनमें हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ये नंबर्स के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनमें एक एडिशन है। एडिशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस सिंबल के साथ और ये दो नंबर्स को आपस में ऐड करता है। सिमिलरली उसके बाद अगला ऑपरेटर हमारे पास सब्ट्रैक्शन का है, जिसको हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करता है। सिमिलरली तीसरा ऑपरेटर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का है, जिसे हम स्टेरिक से रिप्रेजेंट करते हैं और ये दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करता है। हमारे पास जो नॉर्मल मैथमेटिक्स है उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन को हम क्रॉस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसको स्टेरिक सिंबल के साथ ही रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हमारे पास डिवीजन ऑपरेटर है। डिवीजन ऑपरेटर को हम फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं और ये दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास मॉडुलस या रिमाइंडर ऑपरेटर है, जिसको हम परसेंटेज सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और ये दो नंबर्स के डिवीजन के अंदर जो रिमाइंडर आता है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर के अंदर मेन डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 5, उसको मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ, 2 2 4, रिमाइंडर 1। आपके पास ये 2 जो है ये आपके पास क्वोशंट है, जबकि ये 1 जो है ये आपके पास रिमाइंडर है। तो जो डिवीजन ऑपरेटर है ये आपको क्वोशंट रिटर्न करता है, लेकिन रिमाइंडर ऑपरेटर, मॉडुलस या रिमाइंडर ऑपरेटर जो है ये आपका नंबर का रिमाइंडर रिटर्न करेगा। इट मीन्स कि जब आप 5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आंसर 2 आएगा, लेकिन जब आप 5 मॉडुलस 2 करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 1 आएगा। रिलेशनल ऑपरेटर्स ये दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनको हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं और ये हमेशा या तो ट्रू पे एवेलुएट होते हैं या फिर फॉल्स पे एवेलुएट होते हैं। इसमें ट्रू जो है उसको हम नॉन जीरो वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि नॉर्मली हम 1 ही कंसिडर करते हैं, और फॉल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 के साथ। इनमें डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स जो हैं, इनमें हमारे पास ग्रेटर देन का ऑपरेटर है, जिसको हम इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ए ग्रेटर देन बी बनेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे ए की वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा बी के साथ कि क्या ए ग्रेटर है बी से। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो आपको 1 या नॉन जीरो वैल्यू जो है वो रिटर्न कर दी जाएगी, अगर फॉल्स होगी तो आपको 0 रिटर्न किया जाएगा। सिमिलरली हमारे पास लेस देन का ऑपरेटर है, जिसको हम इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और सिमिलरली जैसा कि ग्रेटर देन ऑपरेटर में था, इसमें भी ए की वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा बी की वैल्यू के साथ। अगर तो ए की वैल्यू लेस होगी बी से तो ट्रू रिजल्ट आएगा, अदरवाइज फॉल्स रिजल्ट आएगा आपके पास। उसके बाद इक्वल टू ऑपरेटर है, जिसको हम दो असाइनमेंट ऑपरेटर्स के साथ या दो इक्वल टू साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें ए की वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा बी के साथ कि क्या ए की वैल्यू बी के इक्वलेंट है या नहीं है। अगर वो दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी तो आपका ट्रू आंसर आएगा, अदरवाइज आपके पास कंडीशन फॉल्स पे एवेलुएट करेगी। सिमिलरली हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू का ऑपरेटर है, जिसको हम इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर ए की वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा क्या वो बी से ग्रेटर है या इक्वल है। अगर ग्रेटर या इक्वल दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू कंसिडर होगा, अदरवाइज फॉल्स कंसिडर होगा। सिमिलरली हमारे पास लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर है, और इसको हम इस ऑपरेटर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें ए की वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा बी की वैल्यू के साथ कि अगर ए की वैल्यू बी से लेस है तो कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, अगर वो इक्वल टू है तो फिर भी आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अगर वो लेस देन भी नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है तो फिर आपकी कंडीशन फॉल्स पे एवेलुएट करेगी। इसमें सबसे एंड पे हमारे पास नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, जिसको हम इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इनमें इन दोनों वैल्यूज को आपस में कंपेयर किया जाएगा कि क्या वो वैल्यूज आपस में एक दूसरे के इक्वलेंट नहीं हैं या हैं। अगर दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वलेंट नहीं हैं तो आपका ट्रू रिटर्न होगा, अगर दोनों इक्वल होंगी तो आपके पास फॉल्स रिटर्न होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करता हूँ 5 नॉट इक्वल टू 6, तो यहाँ पे क्योंकि 5 6 के इक्वलेंट नहीं है तो आपकी कंडीशन जो है ट्रू कंसिडर होगी। अगर मैं यहाँ पे इसको 6 कर देता हूँ तो आपकी यही कंडीशन जो है ये फॉल्स बन जाएगी।
लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये दो या दो से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और कंबाइन करने के बाद हमारा जो एक्सप्रेशन है वो कंपाउंड एक्सप्रेशन कहलाता है। ये भी या तो ट्रू पे एवेल्युएट होंगे या फिर फॉल्स पे एवेल्युएट होंगे। इसमें ट्रू जो है उसको हम नॉन जीरो वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे नॉर्मली 1 कंसिडर किया जाता है, और फॉल्स को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास एंड ऑपरेटर आता है, जिसको हम इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर आपकी कंडीशन जो है उसी टाइम ट्रू एवेल्युएट होती है जब दोनों कंडीशन जो हैं वो आपकी ट्रू हों। अदरवाइज दोनों में से कोई एक कंडीशन पे फॉल्स हो जाए तो आपकी पूरी पूरी कंडीशन जो है वो फॉल्स पे एवेलुएट होती है। सेकंड नंबर पे है हमारे पास और ऑपरेटर, जिसको हम इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर दोनों कंडीशन जो हैं, और इसके अंदर जो एक्सप्रेशन है वो आपका उस टाइम फॉल्स कंसिडर होगा जब आपकी दोनों कंडीशन जो हैं वो फॉल्स पे एवेलुएट होती हैं। और अगर दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो आपका पूरे का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू पे एवेलुएट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड ऑपरेटर हमारे पास नॉट ऑपरेटर है, और ये क्या करता है कि आपके पास एवेलुएशन ऑफ कंडीशन का जो भी रिजल्ट आएगा ये उस रिजल्ट को रिवर्स कर देगा। इट मीन्स कि अगर आपके पास उसका रिजल्ट ट्रू आया है तो ये उसको फॉल्स कर देगा, और अगर उसका रिजल्ट फॉल्स आया तो ये उसको ट्रू पे रिवर्स कर देता है। असाइनमेंट ऑपरेटर, ये किसी भी कंप्यूटेशनल रिजल्ट की जो वैल्यू होती है उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको हम इक्वल टू साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमने किसी वेरिएबल की कोई वैल्यू जो है वो लिखनी है तो उसको हमेशा हम असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड के ऊपर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने x को कोई वैल्यू असाइन करनी है, लेट्स से 5 असाइन करनी है, तो उसके लिए मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा x इक्वल्स टू 5। अब इसमें जो भी वेरिएबल होगा वो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, और जो भी वैल्यू या फर्दर ऑपरेंड होगा वो आपके राइट हैंड साइड पे आएगा। अगर लेट से आपका वेरिएबल राइट हैंड साइड पे आ जाता है और वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाती है तो आपका एक एरर जनरेट हो जाएगा। आपकी वो स्टेटमेंट जिसके अंदर किसी वेरिएबल को हम कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं वो स्टेटमेंट आपकी असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाती है। इसके सिंटेक्स में पहले हम वेरिएबल लिखते हैं, उसके बाद इक्वल्स टू का साइन या असाइनमेंट ऑपरेटर का साइन आता है, उसके बाद एक्सप्रेशन लिखते हैं और सेमीकोलन से उसको एंड कर देते हैं। एल वैल्यू, आपका वो ऑपरेंड जिसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लिखते हैं वो एल वैल्यू कहलाती है, जो कि इस केस में आपके पास x बन रही है, और ये हमेशा सिंगल वैल्यू होगी। आर वैल्यू, आपका वो ऑपरेंड जिसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड के ऊपर लिखते हैं वो आपकी आर वैल्यू कहलाती है, जो कि इस केस में आपके पास 5 होगी। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को आपस में कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके एग्जांपल में हमारे पास प्लस इक्वल्स टू है, माइनस इक्वल्स टू है, मल्टीप्लाइड बाय इक्वल्स टू है, डिवाइड बाय इक्वल्स टू और रिमाइंडर इक्वल्स टू है। इसका सिंटेक्स ये है कि पहले आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसके बाद ऑपरेटर लिखेंगे, फिर इक्वल्स टू के बाद आगे एक्सप्रेशन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल a प्लस इक्वल्स टू 10 है हमारे पास, इसमें a जो है हमारे पास वेरिएबल का नाम है, प्लस हमारे पास ऑपरेटर है, और 10 यहाँ पे एज एक्सप्रेशन के तौर पे आ रहा है, तो ये इक्वलेंट होगा a इक्वल्स टू a प्लस 10 के। सिमिलरली अगर मेरे पास a मल्टीप्लाइड बाय इक्वल्स टू 10 लिखा होगा तो ये इक्वलेंट होगा a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय 10 के। यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर्स, आपके वो ऑपरेटर जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल ऑपरेंड के ऊपर वर्किंग परफॉर्म करते हैं यूनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर है जिसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास यूनरी ऑपरेटर की एग्जांपल्स हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स हमारे ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो दो ऑपरेंड्स के ऊपर वर्किंग परफॉर्म करते हैं, और इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, लेकिन उनमें से नॉट को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। इट मीन्स कि एंड और जो हैं वो आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, जबकि नॉट लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो आपका यूनरी ऑपरेटर है। टर्नरी ऑपरेटर, ये वो ऑपरेटर है जो 3 ऑपरेंड्स के ऊपर अपनी वर्किंग को परफॉर्म करता है। इसके एग्जांपल में हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर है जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको हम प्लस प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये कांस्टेंट और एक्सप्रेशंस के ऊपर ऑपरेट नहीं कर सकता। इसकी 2 फॉर्म्स हैं जिनमें हमारे पास प्रीफिक्स फॉर्म है। प्रीफिक्स फॉर्म के अंदर जो प्लस प्लस सिंबल जो है वो आपका वेरिएबल से पहले लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर प्लस प्लस एक्स लिखता हूँ मैं तो ये आपके पास प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाएगा। सिमिलरली हमारे पास दूसरी फॉर्म जो है पोस्टफिक्स फॉर्म है, जिसमें प्लस प्लस का सिंबल जो है वो आपका वेरिएबल के बाद में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं
एक्स प्लस प्लस लिखता हूँ तो ये मेरे पास पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर की एग्जांपल है। सिमिलरली हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं और ये किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से डिक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनको हम माइनस माइनस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स ये भी कॉन्स्टेंट्स और एक्सप्रेशन पे ऑपरेट नहीं करते। इनकी भी दो फॉर्म्स है हमारे पास, एक प्रीफिक्स फॉर्म है, इट मीन्स कि उसके अंदर जो माइनस माइनस का सिंबल है वो वेरिएबल से पहले लिखा जाएगा। लाइक अगर मैं माइनस माइनस एक्स से लिखता हूँ तो ये मेरे पास प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाएगा। और दूसरी फॉर्म यहाँ पे हमारे पास पोस्ट फिक्स फॉर्म है, जिसको हम माइनस माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और उसमें माइनस माइनस साइन जो है वो आपका वेरिएबल के बाद में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्स माइनस माइनस करता हूँ तो ये मेरे पास पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाएगा। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन हो, वो एक्सप्रेशन बेशक आपके पास अरिथमेटिक हो, रिलेशनल हो या लॉजिकल हो, जब हम उस एक्सप्रेशन को एवेलुएट करेंगे तो हम इस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस वाले टेबल को फॉलो करते हुए उस एक्सप्रेशन को एवेलुएट करेंगे। लेट्स से हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। जब हमने इस एक्सप्रेशन को एवेलुएट करना है तो इसमें इसका कौन सा वाला पार्ट पहले एवेलुएट होगा, आपका ये टेबल इस चीज़ को डिफाइन करेगा। अब देखें यहाँ पे आपके पास तीन ऑपरेटर्स हैं, एक एडिशन ऑपरेटर है, एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है और एक आपके पास डिवीजन ऑपरेटर है। तो इसमें से कौन से वाला पार्ट जो है वो पहले एवेलुएट होगा, ये आपका टेबल इस चीज़ को बताएगा। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास प्लस एडिशन ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से लेस है। इट मीन्स कि आपका जो प्लस ऑपरेटर है ये पहले एवेलुएट नहीं होगा, या तो मल्टीप्लिकेशन का एवेलुएट होगा या डिवीजन का एवेलुएट होगा। अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की प्रेसिडेंस जो है बिल्कुल सेम है, और जब सेम प्रेसिडेंस होती है तो फिर हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हुए राइट साइड की तरफ मूव करते हैं। तो इट मीन्स के पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर एवेलुएट होगा और उसके बाद आपका डिवीजन का ऑपरेटर एवेलुएट होगा और एट द एंड हमारे पास एडिशन का ऑपरेटर जो है वो एवेलुएट होगा। और इस तरीके से हम तमाम एक्सप्रेशंस की एवेलुएशन परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये वो स्टेटमेंट होती है जो कि सिंगल वैल्यू पे एवेलुएट होती है। ये कम्बिनेशन होता है ऑपरेटर्स का और ऑपरेंड्स का। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, आपका वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इस्तेमाल किए गए होते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल a प्लस बी आपका एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, m डिवाइडेड बाय n ये आपका अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, x प्लस 100 ये आपके पास एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। सिमिलरली आपका वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज हुए होते हैं, ये आपका रिलेशनल एक्सप्रेशन कहलाता है। और वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपके लॉजिकल ऑपरेटर यूज हुए होंगे आपका लॉजिकल एक्सप्रेशन कहलाएगा। डाटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, ये डिपेंड करती है आपके टाइप्स ऑफ ऑपरेंड्स के ऊपर जो आपने उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। आपका वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपने डिफरेंट डाटा टाइप्स के ऑपरेंड्स को यूज किया है वो आपका मिक्स टाइप एक्सप्रेशन कहलाएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आपके पास गिवन हैं कि अगर आपके पास मिक्स टाइप का एक एक्सप्रेशन आ जाता है तो उस टोटल एक्सप्रेशन जब एवेलुएट होगा तो उसके डाटा टाइप क्या कंसिडर की जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑपरेंड इंटीजर टाइप का है और एक ऑपरेंड जो है फ्लोट टाइप का, आप उन दोनों को आपस में ऐड करते हैं तो एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो है फ्लोट टाइप का आएगा। सिमिलरली आप इन टाइप के एक ऑपरेंड को लॉन्ग टाइप के ऑपरेंड के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आपका लॉन्ग टाइप का आएगा। सिमिलरली जब आप इन टाइप के ऑपरेंड को मल्टीप्लाई करेंगे डबल टाइप के ऑपरेंड के साथ तो आपके पास आंसर जो है वो डबल डाटा टाइप के अंदर आएगा। सिमिलरली जब आप फ्लोट डाटा टाइप को डिवाइड करेंगे लॉन्ग डबल डाटा टाइप के साथ तो आपका आंसर लॉन्ग डबल के अंदर आएगा। कमेंट्स, ये आपकी नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको प्रोग्राम के अंदर कंपाइलर जो है वो बिल्कुल इग्नोर कर देता। ये प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करती हैं। ये किसी भी प्रोग्राम को डीबग करने में या उसको मॉडिफाई करने के अंदर हेल्प आउट करती हैं। इनको ऐड करने के दो तरीके हैं हमारे पास, जिनमें हमारे पास सबसे पहले सिंगल लाइन कमेंट है और सिंगल लाइन कमेंट के अंदर सिर्फ हम स्टेटमेंट से पहले दो फॉरवर्ड स्लैशेस लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास x प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 है, ये एक स्टेटमेंट है, और अगर मैं इस स्टेटमेंट से पहले दो फॉरवर्ड स्लैश लगा देता हूँ तो ये आपके पास सिंगल लाइन कमेंट बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड मेथड है मल्टी लाइन कमेंट का, और मल्टी लाइन कमेंट्स को ऐड करने के लिए हम जो भी कोड कमेंट के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं उनको इन सिंबल्स के दरमियान में हम ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास x इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 है, ये एक स्टेटमेंट है। उसके बाद y इक्वल्स टू वाई प्लस 3 ये एक स्टेटमेंट है। आप इनको कमेंट करना चाह रहे हैं तो आप पहले फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, उसके बाद स्टार आएगा, उसके बाद एंड पे स्टार आएगा और एक फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास एक मल्टी लाइन कमेंट जो है वो ऐड हो जाएगी। टाइप कास्टिंग,
आपका वो प्रोसेस जिसके अंदर हम एग्जीक्यूशन के दौरान किसी वेरिएबल की या किसी वैल्यू की जो डाटा टाइप है उसको हम चेंज कर देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं, टाइप कास्टिंग कहलाता है। टाइप कास्टिंग को हम दो तरीकों से परफॉर्म कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग आती है। ये सी कंपाइलर जो है ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर देता है। अगर हमारे पास डिफरेंट ऑपरेंड्स की जो डाटा टाइप है वो डिफरेंट है, तो उसमें जो लोड डाटा टाइप होगी वो हायर डाटा टाइप के साथ कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद दूसरा मेथड हमारे पास एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का है, जिसके अंदर आपका एक प्रोग्रामर जो है वो एक वेरिएबल की डाटा टाइप जो है उसको कास्ट ऑपरेटर की मदद से चेंज करता है। लेट्स से एक्स जो है ये आपके पास फ्लोट डाटा टाइप का है और आप उसको इंट डाटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप पेरेंथेसिस के अंदर इंट को लिखेंगे और बाहर वो वेरिएबल लिख देंगे, तो यहाँ पे आपकी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग परफॉर्म हो जाएगी। MCQ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अरिथमेटिक ऑपरेटर। ऑप्शन अल्फा पे हमारे पास प्लस सिंबल है, ऑप्शन बीटा में हमारे पास माइनस सिंबल है, ऑप्शन चार्ली में हमारे पास मॉडुलस सिंबल है, जबकि डेल्टा ऑप्शन में हमारे पास ग्रेटर देन का सिंबल है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो उसमें हमसे पूछा गया कि आपके पास इनमें से वो कौन सा ऑपरेटर है जो अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है। तो हमें पता है कि हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाइड है, डिवाइड है और मॉडुलस है। तो इनमें से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा ऑप्शन जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में से कहीं पे भी नहीं आ रही। जो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो डेल्टा आएगा, दैट इज ग्रेटर देन का सिंबल। और ग्रेटर देन का सिंबल जो है ये रिलेशनल ऑपरेटर से बिलोंग करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स वर्क्स विद वन ऑपरेंड। ऑप्शन अल्फा में है यूनरी, ऑप्शन बीटा के अंदर है बाइनरी, ऑप्शन चार्ली के अंदर है टर्नरी, जबकि डेल्टा ऑप्शन के अंदर ऑल ऑफ दीज है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो उसमें हमसे पूछा गया कि इनमें से वो कौन सा ऑपरेटर है जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल ऑपरेंड के ऊपर या वन ऑपरेंड के ऊपर वर्किंग परफॉर्म करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारे पास अल्फा है, दैट इज यूनरी, क्योंकि ये ऑपरेटर जो है सिर्फ और सिर्फ सिंगल ऑपरेंड के ऊपर वर्किंग परफॉर्म करता है। बाइनरी ऑपरेटर जो है ये टू ऑपरेंड्स के ऊपर वर्किंग परफॉर्म करता है, जबकि टर्नरी ऑपरेटर जो है ये आपके पास थ्री ऑपरेंड्स के ऊपर वर्किंग परफॉर्म करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप हैज हाईएस्ट प्रिसीजन। ऑप्शन अल्फा में हमारे पास फ्लोट है, ऑप्शन बीटा के अंदर हमारे पास लॉन्ग इंट है, ऑप्शन चार्ली के अंदर लॉन्ग डबल है, जबकि डेल्टा के अंदर आपके पास नन ऑफ दीज है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखें तो उसमें हमसे पूछा गया कि इनमें से वो कौन सी डाटा टाइप है जिसकी प्रिसीजन जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो है हमारे पास लॉन्ग डबल है, क्योंकि लॉन्ग डबल ही आपके पास वो डाटा टाइप है जिसकी प्रिसीजन एज कम्पेयर टू फ्लोट और लॉन्ग इंट के सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग सी स्टेटमेंट। सबसे पहले हमारे पास एक इनिशियलाइजेशन की स्टेटमेंट है जिसके अंदर हमने a को 5 से इनिशियलाइज किया, b को 2 से इनिशियलाइज किया, जबकि c को 7 के साथ इनिशियलाइज किया। उसके बाद एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने हैं। उसके बाद हमारे पास एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, उसके नीचे हमने एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट यूज़ की है। और अल्फा ऑप्शन में हमारे पास 11 है, बीटा के अंदर 7 है, चार्ली के अंदर 12.5 है, जबकि डेल्टा के अंदर 13.75 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो उसमें हमसे पूछा गया है कि आपके पास n की वो क्या वैल्यू होगी आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ फॉलोइंग सी स्टेटमेंट्स। अगर हम पहली स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मेमोरी के अंदर तीन वेरिएबल क्रिएट होंगे जिनकी डाटा टाइप इंट होगी। उनमें सबसे पहला वेरिएबल आपके पास a होगा, दूसरा वेरिएबल b होगा और तीसरा वेरिएबल आपके पास c होगा। a के अंदर 5 वैल्यू असाइन की जा रही है, b को 2 वैल्यू असाइन की जा रही है, जबकि c को 7 वैल्यू असाइन की जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी जिसके अंदर आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। इट मींस मेमोरी के अंदर एक और वेरिएबल क्रिएट होगा इंटीजर टाइप का जिसका नाम n होगा और इसकी वैल्यू जो है फिल वक्त गार्बेज होगी या कोई भी रैंडम वैल्यू होगी। उसके बाद आपके पास एक एक्सप्रेशन है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। आप उस एक्सप्रेशन को यूजिंग प्रेसिडेंस ऑपरेटर वाला जो टेबल है उसके एवेलुएट करेंगे। हमें पता है कि हमारे पास कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर हो तो उसके अंदर पेरेंथेसिस के अंदर जो एक्सप्रेशन होता है हम उसको सबसे पहले एवेलुएट करते हैं। इट मीन्स कि आपके पास c मॉडुलस 2 प्लस 4.5 जो है सबसे पहले एवेलुएट होगा। अब इसके अंदर क्योंकि हमारे पास दो ऑपरेंड्स आ रहे हैं, एक मॉडुलस का आ रहा है और एक आपके पास प्लस का आ रहा है, तो इन दोनों में से जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो आपके पास मॉडुलस की है। इट मीन्स कि c मॉडुलस 2 जो है ये पहले परफॉर्म होगा। इट मीन्स कि 7 मॉडुलस 2 जो है ये आपके पास 1 पे एवेलुएट करेगा। उसका रीज़न ये है कि मॉडुलस ऑपरेटर आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है। उसके बाद आपका 4.5 जो है वो इस 1 के अंदर ऐड हो जाएगा। इट मीन्स 4.5 प्लस 1 ये आपका इक्वल टू 5.5 आ जाएगा। इट मीन्स कि ये जो पूरा पेरेंथेसिस वाला एक्सप्रेशन है ये आपका 5.5 से एवेलुएट हो जाएगा। इट मीन्स कि आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो बन गया a डिवाइडेड बाई b मल्टीप्लाइड बाय 5.5। अब इन दोनों में देखें तो यहाँ पे आपके पास दो ऑपरेटर्स हैं, एक डिवीजन का है और एक मल्टीप्लिकेशन का है।
तो प्रेसिडेंस टेबल में देखें तो हमारे पास दोनों की प्रायोरिटी जो है वो इक्वलेंट है। इट मीन्स कि इस केस में हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और फिर राइट साइड की तरफ आएंगे। अब यहाँ पे इट मीन्स कि डिवीजन का ऑपरेटर जो है ये पहले एवेलुएट होगा, दैट इज a डिवाइडेड बाय b जो है ये 2 पे एवेलुएट होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न नहीं करता। इट मीन्स कि हमारा जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये चेंज होके हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5.5, और जब आप 5.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 11 आएगा। इट मीन्स कि n की वैल्यू जो है वो चेंज होके 11 हो जाएगी। उसके बाद प्रिंटफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो कि n की वैल्यू को प्रिंट कर देगी। इट मीन्स कि आपका आउटपुट के ऊपर 11 जनरेट होगा और n की फाइनल वैल्यू भी आपके पास 11 आएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो अल्फा है, दैट इज 11। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन सी लैंग्वेज टू कंडीशंस कैन बी जॉइंड बाय यूजिंग, ऑप्शन अल्फा में है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ऑप्शन बीटा के अंदर है रिलेशनल ऑपरेटर्स, ऑप्शन चार्ली के अंदर है लॉजिकल ऑपरेटर्स, जबकि डेल्टा ऑप्शन के अंदर है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो उसमें हमसे पूछा गया है कि आपके पास अगर दो कंडीशंस हैं तो उनको किस चीज़ के साथ ज्वाइन किया जा सकता है। इट मीन्स कि आपके पास जो गिवन ऑपरेटर्स हैं उनमें से वो कौन से ऑपरेटर्स यूज होंगे जो दो कंडीशंस को आपस में कंबाइन कर देते हैं। तो अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की डेफिनेशन देखें तो ये आपके दो कंडीशंस को ज्वाइन कर देते हैं, तो इट मीन्स हमारे पास जो चार्ली है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास एंड है और नॉट ऑपरेटर्स हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं ये रिलेशनल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। तो इस केस में हमारा करेक्ट आंसर जो है वो चार्ली ही बनता है, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमिन द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड सेगमेंट। इसमें सबसे पहले उसने में एक इनिशियलाइजेशन करवाई है वेरिएबल की, उसके बाद दो कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट्स उसने यूज़ किए और उसके बाद एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट यूज़ की है। अल्फा ऑप्शन में हमारे पास 10 है, बीटा के अंदर 13 है, चार्ली के अंदर 15 है, जबकि डेल्टा के अंदर सिंटेक्स एरर है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो उसमें हमसे पूछा गया है कि आपने आउटपुट को डिटरमिन करना है ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। इसमें जब हमारे पास पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा इंटीजर टाइप का, उसका नाम नम होगा और इसके अंदर जो वैल्यू है वो आपके पास 10 होगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर आपके पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि नम प्लस इक्वल्स टू 5 और ये इक्वलेंट है नम इक्वल्स टू नम प्लस 5 के। इट मीन्स के नम के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर आप 5 ऐड कर देंगे। इट मीन्स के यहाँ पे उसकी वैल्यू 10 से चेंज होके 15 हो जाएगी। उसके बाद दोबारा आपके पास एक कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट है, इट मीन्स ये इक्वलेंट है नम इक्वल्स टू नम माइनस 2 के, जो कि क्या करेगी, नम की 15 वैल्यू है उसमें से 2 को माइनस कर देगी तो आपके पास 13 बच जाएगा, तो आपकी वैल्यू चेंज होके 13 हो जाएगी। उसके बाद प्रिंटफ के अंदर आप नम की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, नम की वैल्यू मेमोरी के अंदर 13 है, तो इट मीन्स आपके पास बीटा आंसर है यहाँ पे 13, यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।